चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडे लेक्चर, मैं आपको लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा, क्योंकि आज के जो हमारे पॉइंट्स हैं ना, पूरे के पूरे प्रीवियस क्लास के बेसिस पे ही डिपेंड है। वंस यू क्लियर द लास्ट कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस करी थी, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो वहां पर दो बेसिक पॉइंट थे बेटा, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना था कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो हमने वहां पर पढ़ा था नेशनल इनकम समीशन ऑफ टोटल इनकम है। वो टोटल इनकम है बेटा जिसको हम दैट इज फैक्टर इनकम विच इज अर्न बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि हमारी जो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न करी है एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, उसके टोटल समीशन को हम नेशनल इनकम बोलते थे। तो सर लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, दैट इज फैक्टर इनकम क्या होता है। बेसिकली आपने इनकम के दो टाइप्स पढ़े थे बेटा, राइट। पहला था हमारा कॉन्सेप्ट इनकम के दो टाइप में बेटा, फैक्टर इनकम आता था, ट्रांसफर इनकम आता था, जिसको बेसिकली हम फैक्टर इनकम को बेटा कंसीडर करते थे नेशनल इनकम के लिए, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द ट्रांसफर इनकम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैं आपको ये लास्ट क्लास का रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आज के कॉन्सेप्ट्स को हम कनेक्टिविटी कर सके उसके साथ, ठीक है। तो वहां पे हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि फैक्टर इनकम को ही हम राष्ट्रीय आय में यानी कि नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, कारक आय बोलते हैं बेटा हिंदी में इसको। और जो ट्रांसफर इनकम होती है यानी कि हमारी जो हस्तांतरण आय होती है, ट्रांसफर इनकम, उसको हम बेटा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, रीजन था बेटा वहां पे, ठीक है, रीजन ऑलमोस्ट काफी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे, और बाद में मैंने आपको आई थिंक एक एग्जांपल की नोट्स की कॉपी भी आपको सेंड कर दी थी। तो इट्स बेटर बीइंग, आई होप सो कि आपने प्रॉपर अच्छे से रिवाइज किया हुआ हो, ठीक है। तो वहां पर सर दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे, एक तो फैक्टर इनकम का मतलब जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब हमें डिस्कस करना है नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब। आई होप सो आपने लास्ट क्लास बेटा रिवाइज करके बैठे हैं, और देखो नोट्स में बेटा मैंने बहुत सारी चीजें छुड़वाई हैं, यहाँ पर लिखवाई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ लिखवाऊंगा। तो प्लीज सबके पास कॉपी पेन और अच्छे से बैठे हो आप प्रॉपर टेबल वगैरह में, ठीक है, चेयर लगा के, ठीक है। तो सोफे पे बेड पे नालायक लेट के मत पढ़ना कोई भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसलिए तो लिखवाना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। अगर प्रीवियस क्लास का कोई भी टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आया था, वो मुझे आप पूछ सकते हो, क्योंकि बेटा वंस विल कंटिन्यू, तो प्रीवियस वाला आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आपको नेशनल इनकम का पूरा डेफिनेशन प्रॉपरली अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप सो किसी बच्चे को डाउट ना हो, अगर है तो बेटा आप मेरे से पूछ लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अदरवाइज मैं आपको नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन कराऊंगा, और इस डेफिनेशन को कराने में हमें 2 क्लास लगेंगे, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सॉरी। तो मुझे बताओ अगर किसी का कोई डाउट वगैरह है तो फास्ट। तो बेटा उसमें हमारी क्या गलती है, आपने क्लास नहीं ली तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन से नोट्स को हटाइए। आप पहले डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल डेफिनेशन पे देखो, आपने अपने नोट्स में देखो बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। कहता है अ नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरी रिसाइड। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक नॉर्मल रेसिडेंट वो कहलाता है जो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा हो बेटा इन अ कंट्री कंसर्न्ड। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कंट्री कंसर्न्ड, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा देखो, हम नेशनल इनकम इंडिया की निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, हम नेशनल इनकम इंडिया की निकाल रहे हैं, तो एक कंट्री कंसर्न्ड का मतलब इंडिया हो जाएगा। अगर मैं नेशनल इनकम चाइना की निकाल रहा हूँ, अमेरिका की निकाल रहा हूँ, जापान की निकाल रहा हूँ, रशिया की निकाल रहा हूँ, जर्मन की निकाल रहा हूँ, द सिचुएशन इज दैट कंट्री टू कंट्री दिस मीनिंग इज चेंज। रीजन बीइंग, आप जिस भी कंट्री के नेशनल इनकम निकाल रहे हो बेटा, उसका मतलब होगा कंसर्न्ड कंट्री या कंट्री कंसर्न। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट इज इंडिया।
तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, तो डेफिनेटली कंसर्न कंट्री का मतलब यहाँ पर इंडिया होगा बेटा, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन कहलाता है जो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा हो बेटा किसी देश में, जिस देश की हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया सर, ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि सर नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन होता है जो किसी देश में, किस देश में बेटा, जिस देश की हमें नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय निकालनी हो उस देश में ऑर्डिनरी आमतौर पे बेटा रहता है, ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है, वो पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। एंड सुनना बिल्कुल ध्यान से, इस एंड का मतलब पहली कंडीशन देखो बेटा, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग को फर्स्ट कंडीशन मान लो, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ऑर्डिनरी रिसाइड को फर्स्ट कंडीशन मान लो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मान लो। और जो हमारा ये जो दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है, एंड के बाद ये हमारी सेकंड कंडीशन मान लो, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो पहली कंडीशन में कह रहा है सर, फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन में कह रहा है सर किसी पर्टिकुलर कंट्री में आप ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हो, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, तो आप नॉर्मल रेसिडेंट हो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है देखो, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का केंद्र, सेंटर बेटा उसी कंट्री में हो। जैसा देखो ध्यान से सुनना, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, राइट, वो जो मिस्टर एक्स है बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे प्लीज, जो मिस्टर एक्स है वो इंडिया में रहता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ऑर्डिनरी रिसाइड है। अभी ऑर्डिनरी रिसाइड क्या है ये पढ़ेंगे थोड़ी देर में, बट फिर आप सब मान लेते हैं बेटा मिस्टर एक्स ऑर्डिनरी रिसाइड है, पहला पॉइंट। सर दूसरा पॉइंट, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में है, यानी कि इंडिया में ही है, तो मिस्टर एक्स को हम क्या बोल देंगे बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर, सुनिए एक बार और रिपीट करता हूं, दो चीजें बेटा, पहला अगर कोई पर्सन जिसको हम नॉर्मल रेसिडेंट मानना चाहते हैं तो वो इंडिया में, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न कंट्री होगा बेटा, इंडिया में नॉर्मली रिसाइड होना चाहिए। दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे। यहां तक किसी को इशू तो बोलो, अदरवाइज मैं आगे आपको ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब समझाता हूँ और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब समझाता हूँ। यहां तक अगर किसी बच्चे का डाउट है तो प्लीज बेटा मेरे साथ पूछो फटाफट से, वरना मैं फर्दर मूव करूं। तो सभी को क्लियर हो गया ये? चलिए आई थिंक सभी को समझ में आ गया। सर एक बार और, चलो एक बार और सुन लो बेटा, ध्यान से सुनना, क्रक्स पॉइंट बता दूं, क्रक्स, क्रक्स क्या होता है जी, मतलब छोटे में। सर बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, सर एक पर्सन मिस्टर एक्स, प्लीज दोबारा सुनो, एक पर्सन मिस्टर एक्स जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं बेटा, जो इंडिया में ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है, तो मिस्टर एक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाँ जी क्या बोलेंगे मिस्टर एक्स को, नॉर्मल रेसिडेंट। एक नोट पॉइंट लिखो बेटा, आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा, लिखो जरा एक नोट पॉइंट लिखो, उसी के नीचे डेफिनेशन के नीचे छोटी सी जगह होगी, उसी में नोट पॉइंट लिखो बेटा। बोलूं, लिखो, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखेंगे इसको, ठीक है, लेट मिस्टर एक्स, लिखो लेट मिस्टर एक्स, लेट मिस्टर एक्स ऑर्डिनरी, लेट मिस्टर एक्स ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया। कहां लिखना है, नोट पॉइंट कॉपी में लिखना, लाइक कहां, मेरे सर पे लिखेगा गधा, ठीक है, लेट मिस्टर एक्स ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया, ordinary reside in India and his economic interest, ordinary reside in India and his economic interest also in India, यानी कि वो नॉर्मली, यानी कि ऑर्डिनरी इंडिया में रिसाइड कर रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बेटा इंडिया में ही है, तो फॉर अ टाइम बीइंग फोर्स, राइट, हम उस पर्सन को इंडिया का क्या बोल देंगे बेटा, रेसिडेंट। तो लिख लो कॉमा, कॉमा मिस्टर एक्स कंसीडर, मिस्टर एक्स कंसीडर, कंसीडर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर एक्स कंसीडर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य निवासी, हिंदी में इसको सामान्य निवासी बोलते हैं बेटा, ठीक है, डन, लिख लिया सभी बच्चों ने?
बोल लिया करो नलायक हो, मुझे तो लगे पार्टिसिपेट कर रहे हो, लिख रहे हो। हाँ, अपने आप को पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? ऐसे बोलो। यस, डन, गुड। चलिए, लास्ट वाली लाइन बेटा कह रहा था मिस्टर एक्स कंसीडर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है सर। चलो, हमें समझ में आ गया मिस्टर एक्स जो था, राइट, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी था, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में था ना। क्वेश्चन आता है सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, राइट, और दूसरा पॉइंट, द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये क्या होती है। देखो बेटा, हालांकि ये जो डेफिनेशन है ना नॉर्मल रेसिडेंट की, ये केस टू केस वेरी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको देखो नोट पॉइंट, यहाँ पर नोट्स में लिखवा रखा है, ओनली फॉर नॉलेज वाला पार्ट भी लिखा रखा है, जहाँ पर इनकम टैक्स और फैमा का जिक्र किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो हम काफी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना मेरी बात। पहले ऑर्डिनरी डिस्कस करते हैं, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको सारी चीजें। डोंट वरी, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब क्या होता है बेटा? रिसाइड का मतलब क्या होता है? रहना। कब तक रहना जी? मान लो एक विदेशी पर्सन है, राइट, जो कि अमेरिकन है, वो इंडिया आया, राइट, इंडिया आया और इंडिया में 6 महीने रह के गया। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। इंडिया आया और इंडिया में 6 महीने रह के गया, या फिर एक पर्सन जो इंडिया आया और 2 साल रह के गया, राइट, या एनी पर्सन जो इंडिया आया और 3 महीने रह के ले गया। क्वेश्चन ये आता है सर, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल। तो पॉइंट बीइंग सर, इन व्यक्तियों को जो भारत में रहने आ रहे हैं, जो 3 महीने रह रहे हैं, 6 महीने रह रहे हैं, 2 साल रह रहे हैं, क्या इन नालायकों को, इन पर्सन्स को हम नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे इंडिया का? क्योंकि इंडिया में तो रह रहे हैं, ऑर्डिनरी रह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। क्वेश्चन ये आता है सर, वो कौन से व्यक्ति हैं जो इंडिया आएंगे, राइट, और इतने दिन रहेंगे? वो दिन का क्राइटेरिया क्या है? कितने साल, कितने दिन, कितने महीने वो इंडिया रहते हैं? अगर वो इतने दिन या इतने साल या इतने महीने इंडिया रहेंगे, तो उन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे अकॉर्डिंग टू द नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, राइट। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, अगर नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहने आ रहा है, ध्यान से सुनना, कोई भी पर्सन बेटा जो इंडिया में रहने आ रहा है, वो 1 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है, बिल्कुल ध्यान सुनना, 1 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रहता है, तो उसको हम बेटा ऑर्डिनरी रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनना बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से, कोई भी पर्सन जो इंडिया आ रहा है और इंडिया में 1 साल या उससे ज्यादा वो इंडिया में रहता है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेटा इंडिया में ही होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग का मतलब आपको समझ में आया? अभी हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं पढ़ा बेटा, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? ऑर्डिनरी रिसाइडिंग। तो ऑर्डिनरी रिसाइडिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? वो पर्सन जो इंडिया में रहने आ रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन। डन। चलिए फिर लिख लीजिए बेटा इसको, राइट राइट इट डाउन। लिख लो बेटा इसको फटाफट। चलिए लिखो, अ पर्सन, अ पर्सन, बेटा जितना पढ़ा रहा हूँ पहले उतना पढ़ लो, हर चीज क्लियर होंगी, डोंट वरी। इसकी डेफिनेशन में भी हमें 2 दिन लगाने हैं। लिखो, अ पर्सन who residing in a country, a person who residing in a country, country, अच्छा देखो यहाँ पर कंट्री लिखा हुआ, इंडिया नहीं लिखा हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रैकेट में आप इंडिया लिख सकते हो, क्योंकि हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंट्री ब्रैकेट में लिखो इंडिया। बेटा हिंदी मीडियम वालों को जो नोट्स दिए थे उसमें पूरा लिखा हुआ ऑलरेडी, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के उसमें ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है, डोंट वरी विद दैट। ठीक है, लिखो, कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और वैसे भी हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच लूंगा इसके बाद, 1 ईयर और मोर, 1 ईयर और मोर इज टेकन एज, 1 ईयर और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग
इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। एक बार और रिपीट कर रहा हूं बेटा, देख लेना। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री, a person residing in a country for a period of 1 year, for a period of 1 year or more, 1 year or more, is taken as, is taken as ordinary residing, ordinary residing of that country, ordinary residing of that country, full stop। लिखा? चलिए बहुत बढ़िया। आई होप सो आपको ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब समझ में आ गया। बट सर मान लीजिए मिस्टर एक्स या मिस्टर टॉम, एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर टॉम, जो कि जनरली बेटा अमेरिकन है, अमेरिका का पर्सन है। सर वो इंडिया आया। अच्छा सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। अच्छा क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। एक पर्सन है मिस्टर एक्स या मिस्टर टॉम वट एवर। सर वो इंडिया आता है, जो कि बेसिकली अमेरिकन है। इंडिया आया और वो 13 महीने इंडिया में रहता है। कितने महीने रहता है बेटा इंडिया में वो? 13 महीने इंडिया में रहता है। क्या उसको मैं नॉर्मल रेसिडेंट बोलूंगा? यस और नो? हाँ जी बेटा, एक पर्सन जो इंडिया आता है और वो 13 महीने इंडिया में स्टे करता है, राइट, क्या वो मिस्टर एक्स या मिस्टर टॉम क्या कहलाएगा? रेसिडेंट कहलाएगा या नहीं? नॉर्मल रेसिडेंट होगा या नहीं? अच्छा बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है, डन, यस यस, ओके। मीनाक्षी नहीं, क्यों बेटा? वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। यस, अगर आपने इकोनॉमिक्स में देगा तो उसका इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। सर वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, क्योंकि सर अभी हमने ये चीज देखा नहीं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया और नॉट, राइट। तो बेसिकली सर इसको बोलेंगे क्या? इसको हम नॉर्मल रेसिडेंट ना बोल के ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल सकते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में 13 महीने या उससे ज्यादा, यानी कि 12 महीने या उससे ज्यादा बेसिकली, तो यहाँ तो 13 महीने रह रहा था बेटा, तो 13 मंथ्स की कंडीशन उसने सेटिस्फाई तो कर दी 1 साल वाली, ठीक है। वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो हो गया, बट वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा बेटा उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर था, बट मैक्सिमम बच्चे अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं बेटा। ये कौन है? वीवो, आई विल नॉट अलाउ, ठीक है जी। आई होप सो आपको समझ में आया हो। चलिए अब आता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है सर। नॉर्मल रेसिडेंट का दो सिचुएशन थी, एक तो ऑर्डिनरी रिसाइडिंग और दूसरा था बेटा हमारा क्या? दैट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सर नॉर्मल रिसाइडिंग, सॉरी ऑर्डिनरी रिसाइडिंग का मतलब तो आपने बता दिया, 1 साल है उससे ज्यादा। क्वेश्चन है भैया, हाँ बेटा पूछो पूछो पूछो, फटाफट पूछो लेकिन। अगर वो पर्सन सेम कंट्री में रहता हो और सेम कंट्री में इंटरेस्ट हो तो, जैसे बेटा मैं हूं या आप हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सोचो ना, आप इस कंट्री में रह रहे हो इंडिया में, कितने सालों से रह रहे हो? कितने, जितने साल के आप हो, आई थिंक बचपन से यही हो आप, तो आपने तो पहली कंडीशन वैसे सेटिस्फाई कर दो, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी ऑब्वियस सी बात है यही है, तो उस केस में तो नॉर्मली आप रेसिडेंट हो ही, कोई इशू थोड़ी है उसमें, ये तो नॉर्मल सा जनरल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट की ओर चलते हैं। अच्छा इकोनॉमिक इंटरेस्ट में बेसिकली 3 चीज आएंगे बेटा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और आपका प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आपका अगर इंडिया में है या किसी पर्टिकुलर कंट्री में जहां पर आप जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक्स में होता क्या बेटा? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन, ठीक है। इन्हीं डेफिनेशंस को बेटा हम इकोनॉमिक में कंसिडर करते हैं,
तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन जो इन एक्टिविटीज को, जो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंडिया में कर रहा है, तो हम मान लेंगे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाइज करता है। ठीक है, समझ आया? सिंपल सा था बेटा। चलो लिख लो इसकी डेफिनेशन भी फटाफट से। बोलूं? लिखो। अ पर्सन, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट के जो नीचे पॉइंट लिखवाया उसके नीचे लिखना बेटा, खाली छोड़वा रखा था जो। अ पर्सन इज सेड, SAID, said to have his economic interest. A person is said to have his economic interest in a country, ना 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 ना, ओनली फॉर नॉलेज नहीं बेटा, डेफिनेशन में लिखवा तो रखा है वहां पे नीचे देखो ना, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग के नीचे है तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नालायक। ठीक है, व्हेन ही कंडक्ट हिज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, व्हेन ही कंडक्ट हिज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के ब्रैकेट में लिखना प्रोडक्शन, कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, ब्रैकेट क्लोज, in that country, on a significant scale, फुल स्टॉप। बेटा जो सिग्निफिकेंट स्केल लिखा हुआ है ना, प्लीज सर्कल इट, इसको सर्कल कीजिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको ऑब्जर्वेशन पढ़ाऊंगा और आई एम 100% श्योर ऑब्जर्वेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको डेफिनेशन क्लियर हो। चलिए, ये लिख लिया सभी बच्चों ने? एक बार और नालायको, क्या कर रहे हो यार? अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री, when he conduct his economic interest, economic transaction, he conduct his economic transaction, ब्रैकेट में वही प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, in that country on a significant scale, चलिए, लिख लिया सभी बच्चों ने? प्लीज बता दो लिख लिया हो तो। ठीक है, आगे फर्दर मूव करते हैं। देखो भैया, आपने बेटा अभी डेफिनेशन पढ़ा नॉर्मल रेसिडेंट का, चलिए बहुत बढ़िया, आपने डेफिनेशन पढ़ा नॉर्मल रेसिडेंट का, जहां पर बेसिकली आपने टाइम पीरियड रखा 1 साल या उससे ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ बातें नॉलेज के लिए बताता हूँ, जरूरी है बेटा नॉलेज के लिए भी चीजें समझना, क्योंकि आप कल को अगर सीनियर क्लासेस में जाओगे तो शायद वहां पे नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट का मतलब आप कुछ और पढ़ा जाए, तो फिर आप वहां पे बोलो यार सर ने तो गलत पढ़ाया था हमें। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल कंसंट्रेशन से। यहाँ पर मैंने 2 चीज लिखवा रखी है आपको बेटा। पहला हमने लिखा है रेसिडेंट मीनिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिया में बेटा एक लॉ है इनकम टैक्स एक्ट, राइट? इनकम टैक्स एक्ट, वहां पर भी बेटा रेसिडेंट का मतलब दिया गया है कि रेसिडेंट कौन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम निकालने के लिए नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब, वहां पर जो हम रेसिडेंट का मतलब पढ़ेंगे जनरली इनकम टैक्स निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सर बता क्यों रहे हो, हमारे लिए थोड़ी है बेटा, नॉलेज के लिए है, तो सुनना ध्यान से ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इनकम टैक्स कहता है, बेटा कि अगर कोई भी पर्सन जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में, बेटा
182 डेज और मोर अगर रिसाइड करता है, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स कहता है अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में 182 डेज या उससे ज्यादा 182 दिन या उससे ज्यादा अगर किसी भी कंट्री में रहता है, राइट, तो उसको हम यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फिर बेटा हम उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखते, ठीक, इनकम टैक्स के हिसाब से तो भैया यही सिस्टम है कि अगर आप 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो आपको हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करेंगे, आपको हम रेसिडेंट मान लेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना साल पढ़ा बेटा? 1 साल। इनकम टैक्स कहता भैया हम तो 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में रहोगे, ठीक है, तो हम आपको क्या मान लेंगे बेटा? इंडिया का रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, क्लियर हुआ? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आता है एक और लॉ है बेटा इंडिया में, फैमा। जिन बच्चों को फैमा की फुल फॉर्म लिखनी है लिख सकता है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। पहले बेटा इसको फेरा बोला करते थे बट ये चेंज होके फैमा बन गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, यहां पर भी रेसिडेंट का मतलब दे रखा। अच्छा देखो, इनकम टैक्स में बोलते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनकम टैक्स सीधी सीधी इनकम टैक्स कहता है भैया 182 दिन या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में रहोगे तो हम आपको इनकम टैक्स के हिसाब से नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे। तो वहीं पे फैमा भी आ जाता है। फिर फैमा कहता है भाई हम क्यों पीछे बैठे, तो फैमा कहता है, बट एक्चुअली फैमा ना, देखो बेटा मैं आपको फैमा पढ़ाऊंगा, आप 12th में हो, बट फैमा आपके उसमें है, थोड़ा सी झलक है उसकी, इंडियन इकोनॉमी में आप फैमा पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी, यहाँ पर भी फैमा की झलक है, वहां भी आप पढ़ोगे। तो ये नॉलेज वाली बात है और एक कनेक्टिविटी की बात है कि आगे चल के आपको ये डेफिनेशन थोड़ा बहुत पढ़नी है। तो बेटा फेमा में ना रेसिडेंट वर्ड यूज नहीं करते, वहां पर वर्ड यूज करते हैं पीआरआई। कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? पीआरआई। पीआरआई का मतलब होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। डोंट वरी, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये इन्फॉर्मेशन, बट प्लीज मुझसे ना बोल लिया करो, सर मुझे शेयर कर दो, भूल जाता हूँ, ठीक है। तो फेमा के हिसाब से बेटा हम नॉर्मली रेसिडेंट नहीं बोलते या नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलते, फेमा कहता है पर्सन, राइट, रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बट फैमा कहता है कोई भी पर्सन जो मोर देन 182 डेज, मोर देन 182 डेज रिसाइड करता हो बेटा इंडिया में, तो उसको हम पीआरआई मान लेंगे। अब देखो इनकम टैक्स में और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स बोलता है 182 डेज और मोर, फैमा क्या बोल रहा है? 182 डेज, यानी कि मोर देन 182 डेज। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 दिन रहा, क्या वो इनकम टैक्स के हिसाब से नॉर्मल रेसिडेंट होगा? हाँ जी, इनकम टैक्स के हिसाब से अगर कोई पर्सन 182 दिन इंडिया में रहता है, क्या उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेशन में लिखा हुआ है सर। क्या फैमा के हिसाब से बेटा वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा? कितने बच्चे बोलते हैं अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 दिन रहता है, क्या वो फैमा के हिसाब से नॉर्मल रेसिडेंट होगा बेटा, यानी कि पीआरआई होगा? नो सर, क्योंकि फैमा क्या बोलता है बेटा? मोर देन 182 डेज, यानी कि मिनिमम 183 दिन आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, तब हम आपको फैमा के हिसाब से पीआरआई मानेंगे, ठीक है। 183 डेज आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। तो 3 डेफिनेशन आगे सर हमारी। अच्छा सुनो, ये आपको याद, आपको सिर्फ समझना है, याद करना है, ठीक है, ठीक है ना, आपको ये चीज समझना है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है बेटा, एग्जाम के लिए तो आपको 1 साल ही याद रखना है। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कोई भी पर्सन जो 1 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, नॉर्मल रेसिडेंट है। इनकम टैक्स कहता है भैया 182 दिन या उससे ज्यादा, ठीक है। और फैमा कहता है मोर देन 182 डेज अगर कोई इंडिया में रहता है तो वो रेसिडेंट कहलाता है। आई होप सो आपको समझ में आया हो। इफ एनी डाउट यू कैन रेज, अदरवाइज विल मूव फर्दर। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बेटा प्लीज पूछे।
अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जाए ना तो बेटा रिकनेक्ट हो जाना फटाफट, ठीक है। इनकम टैक्स वाले में बेटा 182 दिन या उससे ज्यादा, मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, बट मुझे ना एक बार याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ। एग्जाम्पल में लिखवा लिखवा रखे ना, जहाँ पर भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। वैसे बता दूं, इनकम टैक्स के हिसाब से 182 दिन या उससे ज्यादा, फैमा के हिसाब से मोर देन 182 डेज, 183 दिन होने चाहिए मिनिमम फैमा के हिसाब से। और इन आपका इकोनॉमिक्स में तो आपने पढ़ लिया 1 साल या उससे ज्यादा, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड अगेन जो आगे हम बढ़ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर मूव फर्दर, मैं एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं नॉर्मल एसिडेंट का डेफिनेशन, ठीक है। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी, ऑब्जर्वेशन नहीं करा बेटा उसके ऊपर, ठीक है। सर, हमने पढ़ा कि कोई भी पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट कब कहलाता है, जब वो ऑर्डिनरी इंडिया में रिसाइड कर रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा सर, ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो 1 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या था बेटा, उसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लाइक प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन इंडिया में ही हो रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाइज करता है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो पर्सन जो मिस्टर एक्स है वो इंडिया में क्या कहलाएगा बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट। अदरवाइज बेटा उसको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए, ये हुआ बेटा हमारा नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में जाने से पहले ना एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो और उस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट। क्वेश्चन लिखो बेटा, सही रहेगा कहीं, और ये मत पूछना सर कहाँ लिखें, नालायक को। लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। लिखो, मिस्टर एक्स अ पर्सन, बेटा हिंदी मीडियम वाला बच्चे भी लिख लीजिए इंग्लिश में ही, मैं आपको बाद में हिंदी में डिक्टेट कर दूंगा, अभी आप इंग्लिश में नोट कर लीजिए। मिस्टर एक्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू, अ पर्सन बिलोंग्स टू जापान, बिलोंग्स टू जापान, ऑन 1 जनवरी, ऑन कॉमा करके लिखना बेटा, फिर फुल स्टॉप करके, ऑन 1 जनवरी 2020, या 2019 लिखो बेटा, 2019, 2020 में आएगा कोरोना वायरस, लेकिन अलाइक 2019 में बुलाओ इसको। 1 जनवरी 2019 came to India, came to India and stay for 1 year, 1 year, stay for 1 year, full stop. But the person, but the person has no any production, has no any, the person has no any production, comma investment, but production investment, but a small amount of consumption, a small amount of consumption for livelihood, for livelihood, full stop. Whether whether Mr. X, whether Mr. X consider, whether Mr. X consider
नॉर्मल रेसिडेंट फॉर इंडिया और नॉट? नॉर्मल रेसिडेंट फॉर इंडिया और नॉट? फुल स्टॉप। बताओ। पहला आंसर आ गया नो सर। दूसरा भी आ गया नो सर। नो सर। तीसरा नो 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 नो। अच्छा। यानी कि सभी स्टूडेंट्स का कहना है सर मिस्टर एक्स इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। सभी का ये कहना है। क्यों बेटा? रीजन भी बताई तो लगे हाथों। पहला तो सर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में। अच्छा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। ऑल कंडीशन। अच्छा। बिकॉज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। बिकॉज थ्री कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड। अबे 30 भी कहाँ से आगे नालायक। क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में। इकोनॉमिक यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना है सर जो हमारा मिस्टर एक्स है वो 1 साल तो इंडिया में रह रहा है बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। देखो, हालांकि जो आपने आंसर दिया ना बेटा, इसको मैं अभी पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये सही है या गलत है। रीजन बीइंग, आपको ये नहीं पता सिग्निफिकेंट स्केल का मतलब क्या होता है। ठीक है। वहां पर आपने देखा है ना मिस्टर एक्स प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा बट वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा है बट उसकी कंजम्पशन हो रही है। ठीक है। उसकी क्या हो रही है बेटा? कंजम्पशन हो रही है। और ये कोई कहीं पे लिखा नहीं है कि कोई इंडिया में पर्सन आए तो प्रोडक्शन करे, इन्वेस्टमेंट करे या कंजम्पशन करे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट क्लियर नहीं हो रहा है शायद। बेटा, जरूरी नहीं है आपको प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन तीनों करनी है। कोई एक भी आप इंडिया में कर रहे हो तो उसको हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंसीडर करेंगे। मुझे पता था नालायकों का डाउट होगा पक्का है। अगर आप कोई एक भी कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप कंजम्पशन कर रहे हो, आपको हम इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे भैया, कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इंक्लूड होते हैं प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। ना कि बेटा तीनों करेगा तो उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट माना जाएगा। मुझे पता नहीं, लग रहा था तुम्हारा डाउट हो सकता है। ठीक है। अभी बेटा कुछ बच्चे आए नहीं है, फटाफट आ जाओ। अभी मैंने आंसर बताया नहीं बेटा, वेट फॉर इट। आंसर अभी बताऊंगा भी नहीं। आंसर बताऊंगा जब मैं आपको ऑब्जर्वेशन करा दूंगा। वंस द ऑब्जर्वेशन इज कंप्लीट देन विल डिस्कस द आंसर।
भी पहले बच्चे आ जाएं सारे। अभी नहीं आए पूरे। रिकनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है यार। चलिए, सस्पेंस में मत रखो भैया, बता दो। बेटा अभी एक्चुअली तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं ऑब्जर्वेशन कराऊंगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में डेफिनेटली आपको ना चीज़ें क्लियर होंगी बहुत सारी, कि कुछ पर्सन को इंडिया में हम रेसिडेंट माने या ना माने वगैरह वगैरह। ठीक है, बट मैं एक बेसिक सा बात बताता हूँ आपको, कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ना तीनों चीज आ जाएंगे बेटा। तो तीनों में से तीनों कर रहा है तो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तीनों में से एक कर रहा है तो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तीनों में से दो कर रहा है तो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तीनों कर रहा है इकोनॉमिक्स। तो प्लीज, तीनों करना जरूरी है, इट इज नॉट मैंडेटरी। कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ना मिस्टर एक्स, बेटा सीधी सी बात है ना, इंडिया में 1 साल रहेगा, वो बिना खाए पिए रहेगा क्या? इंडिया में आएगा तो खाना पीना तो लेगा, लिवलीहुड के लिए कुछ तो लेगा, कुछ तो परचेस करेगा, राशन पानी, कंजम्पशन तो कर ही रहा है वो। तो सर 1 साल रह रहा है और कंजम्पशन कर रहा है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हो गया ना। तो मिस्टर एक्स 1 साल रह रहा है, ऑर्डिनरी कंडीशन वाली सेटिस्फाई हो गई। सर वो कंजम्पशन इंडिया में कर रहा है, राइट? आप कंफ्यूज पता कहाँ हुए? मैंने लिखवा दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी कंजम्पशन फॉर लिवलीहुड। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, कंजम्पशन हम अपने जीने के लिए तो करते हैं। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मिस्टर एक्स अकॉर्डिंग टू राइट नाउ, अभी तक बेटा अगर मैं बात करूं तो मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको इंडिया का रेसिडेंट हम मानेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा, 1 साल से ज्यादा भी रह रहा है और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है। ऑब्वियस सी बात है ना, कंजम्पशन कर तो रहा है बेटा। ठीक है, तो या इन्वेस्टमेंट कर लो, या आप प्रोडक्शन कर लो, या आप दैट इज कंजम्पशन कर लो, राइट? दीज ऑल आर कंसिडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझे? बेसिक पॉइंट पे बेटा यही आंसर है। इरशाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग मत कर, काट उसको फटाफट। ठीक है जी, समझ में आया बेटा यहाँ तक? बेटा कोई भी बच्चा मेरे से पूछे बगैर अगर रिकॉर्डिंग करता है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा क्लास में, पहले बता रहा हूँ। परमिशन के बिना कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करेगा। जो भी लेक्चर छूटता है मैं खुद ही आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। तो मेरी परमिशन के बिना कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग को नहीं करेगा, विच इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। तभी तो कह रहा हूँ मत करो। इरशाद, नेक्स्ट टाइम से ना देखूं बेटा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पर सब कुछ दिख जाता है मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप सो आपको आंसर समझ में आया हो, क्लियर हो गया ना सबका? बोल दो भाई एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़े हम। ठीक है, देखो अब आते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन में। पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन का आपको समझाता हूं। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो पहले लिख लो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग लिखो वहां पर जो क्लास रेफर पॉइंट, पेज नंबर 3 में जो लिखवाया था ना, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर अंडरलाइंड सिग्निफिकेंट। ठीक है, आ जाओ वहां पर, आ जाओ फटाफट से। तो वहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से बेटा। तो फटाफट पहला पॉइंट लिखिए आप, नॉर्मल रेसिडेंट। बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अवेलेबल होगा नोट्स में ये, ठीक है? लिखो नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड, नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ, इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल, इंक्लूड बोथ individuals as well as institution, individual as well as institution। एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। बच्चे यार कनेक्ट नहीं हुए।
इंस्टीट्यूशन लिखा, कौन कनेक्ट नहीं बना लाइक, 5 बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए अभी तक। लिखा जी, इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने एक एग्जांपल फ्लोट करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सर जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं बेटा, वो दो पर्सन को इंक्लूड करता है। एक तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ब्रैकेट में ना आप नेचुरल पर्सन लिख लीजिए। इंडिविजुअल के ब्रैकेट में साइड में कहीं पर भी बेटा आप क्या करिए, नेचुरल पर्सन लिख लीजिए। और दूसरा लिखिए इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनल व्हाटएवर, और इनके ब्रैकेट में लिख लीजिए आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो वहां पर आपने क्या लिखा है बेटा, इंडिविजुअल और आपका इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल में ब्रैकेट में कहीं पर भी, ठीक है, या ऊपर नीचे जहां भी जगह हो बेटा वहां लिख लीजिए नेचुरल पर्सन बेसिकली। और जो इंस्टीट्यूशन है बेटा, या इंस्टीट्यूशन जो लिखा आपने उसके ब्रैकेट में आर्टिफिशियल पर्सन आप लिख लीजिए। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन लिख लीजिए। ठीक है, सुनिएगा, इंडिविजुअल कौन होते हैं, नेचुरल पर्सन बेटा हम जैसे लोग। एक बात बताओ, मैं इंडिया में रहा या मैं इंडिया से बाहर चला गया, आई एम इंडिविजुअल पर्सन, मेरा जो स्टेटस है रेसिडेंस का वो चेंज होता रहेगा। मान लो मैं आज इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया में सारे चीजें कंसिडर कर रखी हैं, चाहे वो 1 साल से ज्यादा हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, वो मेरे इंडिया में सेटिस्फाइड है। राइट, मान लीजिए मैं इंडिया से बाहर चला गया, मैं विदेश मूव कर गया बेटा, तो जब मैं विदेश जाऊंगा, राइट, आउटसाइड इंडिया जाऊंगा, तो वहां पर मान लो मैंने 1 साल से ज्यादा रहा या मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं हो गया, तो मेरा स्टेटस एज इंडिया के लिए बेटा क्या रेसिडेंट रहा, नहीं रहा सर, चेंज हो गया। तो मैं इंडिविजुअल पर्सन हूं, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन के केस में नॉर्मल रेसिडेंट की कंडीशन अप्लाई होती है। यानी कि सर ये जो इंडिविजुअल है उनका नॉर्मल रेसिडेंट का स्टेटस निकलता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल है बेटा उनका नॉर्मल रेसिडेंट का डेफिनेशन निकलती है। यानी कि सर सीधी बात है, कोई भी पर्सन इंडिया आएगा, इंडिया से बाहर जाएगा, इंडिविजुअल हम जैसे लोग नेचुरल पर्सन, उनकी डेफिनेशन के थ्रू डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो नॉर्मल रेसिडेंट किसी भी देश के बन सकते हैं। ये तो आपको वैसे भी क्लियर होगा बेटा इंडिविजुअल पर्सन के रिगार्डिंग। ना माय क्वेश्चन इज दैट सर एक कंपनी है, कौन है बेटा, एक कंपनी। जैसा मान लीजिए अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस लिमिटेड, क्या रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। 11th क्लास में बिजनेस में पढ़ा होगा बेटा आपने, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। एक मिनट बेटा अभी करता हूं। ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो आर्टिफिशियल पर्सन जिसको बेसिकली लॉ क्रिएट करता है, क्या सर उसका भी नॉर्मल रेसिडेंट निकाल सकते हैं हम, क्या वो भी नॉर्मल रेसिडेंट हो सकती है या नहीं? हाँ, अगर होगी तो क्या उसके लिए भी 1 साल या उससे ज्यादा की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी? सुनना, डेफिनेशन क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि इंडिविजुअल पर्सन यानी कि हम जैसे नेचुरल लोग नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है, फर्म है या कोई भी बिजनेस एंटिटी है, क्या उसका भी नॉर्मल रेसिडेंट निकाला जा सकता है या नहीं? ठीक है, तो इंडिविजुअल का तो कंफर्म है सर, इंडिविजुअल पर्सन का नॉर्मल रेसिडेंट होता है। उनके लिए कंडीशन दे रखी है बेटा, कोई भी पर्सन इंडिया में 1 साल या उससे ज्यादा रहे तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया में ही हो। अब क्वेश्चन आता है सर कंपनी, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है या नहीं? तो यस, कहते हैं सर जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन का भी निकाल सकते हैं और नेचुरल पर्सन का तो निकालते हैं। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन यानी कि इंडिविजुअल का भी नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में आते हैं, और जो आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, इंस्टीट्यूशन है, वो भी बेटा क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में आते हैं। यानी कि सर एक कंपनी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये कैसे पता करें कि कंपनी 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रही है नहीं रह रही है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है या नहीं है, क्या ये कंडीशन वहां पर हम सेटिस्फाई करेंगे या उसके लिए कुछ और कंडीशन हमें देखनी पड़ेंगी?
समझ आया? इसके कंडीशन बताऊंगा अभी। यहाँ तक बताओ, मुझे क्लियर हुआ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन का? बोलो भैया। हम्म। रिपीट करता हूँ। देखो ध्यान से सुनना बेटा, इंस्टीट्यूशन का बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको समझना नहीं है, सुनो बिल्कुल कंसंट्रेट सुनो। सर डेफिनेशन क्या कह रही है? क्या नॉर्मल रेसिडेंट सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन होंगे? ध्यान से सुनना। नॉर्मल रेसिडेंट क्या सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन होंगे, या इंस्टीट्यूशन जो आर्टिफिशियल पर्सन है उनको भी हम नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में लेकर आएंगे? ये कहता है। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो कह रही है भैया इंडिविजुअल पर्सन भी नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन है, कंपनियां हैं, वो भी दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट हो सकती है। बस इतना कह रहा है। ठीक है, यानी कि सर इंडिविजुअल पर्सन जो नेचुरल पर्सन है वो, और वो पर्सन जो लॉ से क्रिएट हुए हैं यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों के दोनों नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में आएंगे। इतनी सी बात है बेटा। और इंडिविजुअल के लिए तो हमने पढ़ लिया, एक साल उससे ज्यादा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बट क्वेश्चन आता है सर आर्टिफिशियल पर्सन के लिए क्या? आर्टिफिशियल पर्सन कैसे रेसिडेंट माना जाएगा, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया कि पढ़ने वाले क्या है जी? हर्ष? हाँ जी। ठीक है, तो ये 10 छोटा सा पॉइंट था बेटा हमारा। एक्चुअली देखो उतना टफेस्ट नहीं है, बट हाँ क्या होता है ना, जब हम पहली बार कोई नया कौन सा पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग के तोते से उड़ जाते हैं। कोई बात नहीं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन दोनों का नॉर्मल रेसिडेंट का स्टेटस निकाला जाता है। इंडिविजुअल का पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रेसिडेंट कैसे निकाला जाता है। इंस्टीट्यूशन का सुनो, हालांकि आपके सिलेबस में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि इंस्टीट्यूशन का किस तरीके से हम नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन निकालेंगे। तो इन कॉमन पार्लियांस आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि सर अगर किसी कंपनी का कंट्रोल, ध्यान तो सुनना बेटा, अगर किसी कंपनी का कंट्रोल इंडिया कर रहा है, या पूरा या आधा, बिल्कुल ध्यान सुनना, अगर किसी भी कंपनी का कंट्रोल इंडिया कर रहा है, वैसे तो बेटा कंपनी केस में अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो काफी डिटेल है, पोएम समथिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो कहता है होली कंट्रोल बाय इंडिया। ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। तो इन बेसिकली मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। अगर उसका कंट्रोल इंडिया में है, ध्यान से सुनना, अगर उसका कंट्रोल इंडिया में है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, अगर उसका कंट्रोल इंडिया में नहीं है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। अगर इंडिया उसको कंट्रोल कर रहा है, यानी फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड है बेटा, क्या रिलायंस लिमिटेड इंडिया से कंट्रोल हो रही है? हाँ सर, जो मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी इंडिया के रेसिडेंट हैं, और वो उस कंपनी को क्या कर रहे हैं बेटा, कंट्रोल कर रहे हैं। वो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में ही बनी है, तो डेफिनेटली बात है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया में है, तो द कंपनी बिकम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द डेफिनेशन। समझ आया? हाँ जी। तो नीचे एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख लीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। बोलूं? इसके बाद एक और पॉइंट कराऊंगा, फिर क्लास ऑफ कर देंगे बेटा। बताओ फटाफट बताओ। चलो नोट पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ब्रैकेट में लिखना आर्टिफिशियल पर्सन, ब्रैकेट में लिखना आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमा, फॉर द डिटरमाइनिंग, फॉर द डिटरमाइनिंग, फॉर द डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, we consider the control of that institution, we consider, we consider the control of, the control of that institution, control of that institution, full stop।
फुल स्टॉप। दो एरो निकालो बेटा, इसके बाद दो एरो निकालो, थोड़ा बड़े बड़े निकालना। बोलू ना, दो एरो निकालिए। पहले एरो में लिखना, पहले एरो में लिखना बेटा, इफ कंट्रोल इन इंडिया। अरे यार डिस्कनेक्ट हो गया, ना लायक होगा। इफ कंट्रोल इन इंडिया देन कंसिडर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले एरो में लिखना, इफ कंट्रोल इन इंडिया देन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरे में लिखना, इफ नॉट कंट्रोल इन इंडिया, इफ नॉट कंट्रोल्ड इन इंडिया देन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, लिखा बच्चों? यहां तक किसी को दिक्कत? आगे नहीं पढ़ाऊंगा बेटा आज।